चंद्रयान 3 की वो लैंडिंग याद है? यस यस। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। मतलब भारत पहला देश बन गया ऐसा करने वाला। हाँ बिल्कुल। और वो PSLV C-37 का लॉन्च भी। एक साथ 104 सैटेलाइट्स, सोचिए जरा। अद्भुत। यही सब तो झलकियां हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस शानदार कहानी की। तो आज हम ना इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सफर कैसा रहा, क्या बड़ी उपलब्धियां रहीं, और हाँ, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं कि इस सब की नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी थी, उनके विजन ने। हाँ बिल्कुल। उनका सपना सिर्फ रॉकेट उड़ाना नहीं था, है ना, बल्कि वो चाहते थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी के लिए हो, देश के विकास के लिए। जी, ये सोच बहुत ही बुनियादी थी और बहुत महत्वपूर्ण भी। इसी वजह से भारत का कार्यक्रम दूसरों से थोड़ा अलग रहा। और इसका असर दिखा भी। खासकर 80 के दशक के बाद तो भारत की एक अलग पहचान बनी इस फील्ड में। हाँ, और देखिए, ये शुरुआत असल में तो 1962 में इनकोस्पार से हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इनकोस्पार, हाँ। और इसमें उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी काफी दिलचस्पी थी, उनका पूरा समर्थन था। इसी पर फिर इसरो बना। अच्छा। और शुरुआत में ही केरल के थुम्बा में TRELS मतलब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वो स्थापित किया गया। हाँ, थुम्बा का जिक्र आता बार बार। उसका भूमध्य रेखा के पास होना, क्या वो वाकई इतना फायदेमंद था? जी हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी सबसे तेज घूमती है ना? हाँ। तो जब आप पूरब की तरफ रॉकेट लॉन्च करते हैं तो आपको पृथ्वी के घूमने की गति का एक तरह से फायदा मिलता है, एक शुरुआती स्पीड मिल जाती है। अच्छा, मतलब कम ईंधन लगता है। हाँ बिल्कुल। सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए थोड़ी कम ताकत लगानी पड़ती है, खासकर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। तो थुम्बा का चुनाव वो कोई ऐसे ही नहीं था, सोचा समझा फैसला था। समझ गया। तो TRLS से ही वो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स छोड़े गए थे शुरुआत में, वायुमंडल के अध्ययन के लिए। जी, वही शुरुआती कदम थे। फिर आया 15 अगस्त 1969 जब इसरो बना। हालांकि पहले ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत था, फिर 1972 में अलग अंतरिक्ष विभाग बना। ठीक है। और फिर देखिए, 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी। हालांकि लॉन्च के लिए हमें सोवियत संघ की मदद लेनी पड़ी थी, उनका रॉकेट इस्तेमाल हुआ था। पर यहाँ एक और चीज नोट करने वाली है, जो साराभाई के विजन से जुड़ती है। वो क्या? इसरो ने शुरू में अपना सारा ध्यान बड़े बड़े वैज्ञानिक मिशन या मानव मिशन पर नहीं लगाया, जैसे अमेरिका या सोवियत संघ कर रहे थे। तो फिर किस पर था जोर? जोर था प्रैक्टिकल चीजों पर, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर जिसका फायदा सीधे देश को मिले। जैसे? सबसे अच्छा उदाहरण है INSAT सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 80 के दशक में शुरू हुआ। ये सैटेलाइट्स टेलीकॉम, टीवी प्रसारण, मौसम की जानकारी, यहाँ तक कि आपदा राहत में चेतावनी देने के काम आए। हाँ, INSAT का नाम तो सुना है। उस जमाने में ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने तरह का सबसे बड़ा सिस्टम था। इसने देश को जोड़ने में बहुत मदद की। और इसी तरह IRS सैटेलाइट्स थे, रिमोट सेंसिंग वाले। रिमोट सेंसिंग यानी धरती की तस्वीरें लेना? हाँ, कृषि के लिए, जंगलों पर नजर रखने के लिए, पानी के स्रोत ढूंढने, शहरों की प्लानिंग, इन सब में उनका डेटा बहुत काम आया। तो रणनीति साफ थी, पहले वो करो जिससे देश की जरूरतें पूरी हों। पढ़ा, और उसमें सफलता भी मिली, असफलता भी। शुरुआत हुई SLV से, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 70 के दशक के आखिर और 80 की शुरुआत में। SLV ये 4 स्टेज वाला, पूरी तरह ठोस ईंधन पर चलने वाला रॉकेट था, कुछ अमेरिका के स्काउट रॉकेट जैसा। इसने रोहिणी सीरीज के छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया। ये पहला बड़ा कदम था लॉन्च क्षमता हासिल करने में। और SLV के बाद? उसके बाद आया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थोड़ा ज्यादा वजन ले जाने के लिए। लेकिन ASLV के शुरुआती मिशन सफल नहीं रहे। अच्छा। हाँ, 87 और 88 की पहली 2 उड़ानें फेल हो गईं। पहली कामयाबी 1992 में मिली। तो ये दिखाता है कि रॉकेट बनाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन उन असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखा इसरो ने। वो दौर मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर आया PSLV और उसने तो जैसे सब बदल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
ये ISRO के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पहली सफल उड़ान 1994 में, और तब से आज तक ये ISRO का सबसे भरोसेमंद, सबसे कामयाब रॉकेट रहा है। इसे वर्कहॉर्स भी कहते हैं ना? हाँ, और ये नाम एकदम सही है। अगर आप देखें तो PSLV ने न सिर्फ भारत के ढेरों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जैसे कार्टोसैट, रिसोसैट और कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को उनकी पोलर ऑर्बिट में डाला है, बल्कि इसने 300 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। 300 से ज्यादा? ये तो कमाल है। इतना सफल क्यों रहा ये? कई कारण हैं। एक तो ये बहुत रिलायबल है, दूसरा ये वर्सेटाइल है, मतलब अलग अलग तरह के मिशन कर सकता है। एक बड़ा सैटेलाइट भी ले जा सकता है और चाहे तो कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी एक साथ लॉन्च कर सकता है। जैसे वो 104 वाला मिशन था। हाँ, वो रिकॉर्ड वाला। और तीसरा, इसकी लागत दूसरे देशों के मुकाबले ये काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत मांग है। इसने सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मतलब उपग्रहों के झुंड को लॉन्च करने में भी अपनी काबिलियत दिखाई है। ठीक है, तो PSLV ने पोलर ऑर्बिट की जरूरतें पूरी कर दी, लेकिन जो भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना होता है, उसके लिए तो और ताकतवर रॉकेट चाहिए होगा। बिल्कुल, वहीं पर GSLV की भूमिका आती है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। इसे खास तौर पर भारी सैटेलाइट्स मतलब 2 टन से ज्यादा वजन वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को GTO यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए बनाया गया। GTO वो क्या है? वो एक तरह की बीच की ऑर्बिट है। वहां से सैटेलाइट फिर अपनी असली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो जमीन से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, वहां पहुंचता है। GSLV के भी कई वर्जन बने और सबसे ताकतवर है GSLV MK3, जिसे अब LVM-3 कहते हैं। LVM-3। हाँ, और यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है। GSLV के लिए, खासकर LVM-3 के लिए, वो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाना, वो तो बहुत बड़ी चुनौती थी ना? वो बहुत बड़ी। क्रायोजेनिक इंजन ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस चीज है। ये होता क्या है असल में क्रायोजेनिक? क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही ठंडा, अत्यधिक कम तापमान। ये इंजन सुपर कूल्ड ईंधन इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन जो -253 डिग्री सेल्सियस पर होता है और लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्रीज पर। बाबरे, इतने ठंडे तापमान पर ईंधन को रखना, संभालना, ये तो मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल इंजीनियरिंग है, लेकिन फायदा ये है कि ये ईंधन वजन के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकत मतलब थ्रस्ट पैदा करते हैं, पारंपरिक ईंधनों से कहीं ज्यादा। तो अगर आपको भारी सैटेलाइट को बहुत ऊंची ऑर्बिट में भेजना है तो क्रायोजेनिक स्टेट जरूरी हो जाती है। तो भारत ने ये टेक्नोलॉजी खुद बनाई? हाँ, शुरुआत में रूस से तकनीक लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे MTCR की वजह से वो डील पूरी नहीं हो पाई। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। जी। उसके बाद इसरो ने फैसला किया कि हम इसे खुद बनाएंगे। इसमें कई साल लगे, बहुत चुनौतियां आईं। 2000 के दशक में काम शुरू हुआ, 2007 के आसपास टेस्टिंग शुरू हुई और आखिरकार भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। GSLV MK3 यानी LVM-3 में यही स्वदेशी इंजन CE-20 लगता है। वाह, ये तो आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम था। अब भारी सैटेलाइट्स के लिए हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। बिल्कुल, और इसी LVM-3 ने तो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान के मानव रहित टेस्ट मिशन को भी लॉन्च किया है ना? अब जरा उन मिशनों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। चंद्रयान 1 को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, 2008 में PSLV से लॉन्च हुआ चंद्रयान 1, भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन। और ये सिर्फ चांद के चक्कर लगाने तक ही सीमित नहीं रहा। उसमें कुछ खास मिला था ना? पानी। जी हाँ, उसके साथ एक अमेरिकी उपकरण गया था, M3 यानी मून मिनरोलॉजी मैपर। उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं यानी H2O और हाइड्रोक्सिल OH के पक्के सबूत खोजे, खासकर ध्रुवों के पास बर्फ के रूप में। ये बहुत बड़ी खोज थी, इसने चांद के बारे में हमारी समझ ही बदल दी। पानी चांद पर, कमाल है। और फिर आया वो फरवरी 2017 का दिन, PSLV C-37, 104 सैटेलाइट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, वो मिशन भी कई मायनों में खास था। एक तो जैसा आपने कहा, एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उस समय रूस का रिकॉर्ड 37 का था। हाँ। दूसरा, इसमें मेन सैटेलाइट तो भारत का कार्टोसैट 2 था, लेकिन साथ में 101 छोटे नैनो सैटेलाइट्स थे और उनमें से ज्यादातर अमेरिका, इजराइल, नीदरलैंड्स जैसे देशों के थे। अच्छा।
तो इसने PSLV की सटीकता और एक साथ कई सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में छोड़ने की क्षमता को दिखाया। और तीसरा, इसने दुनिया को दिखा दिया कि ISRO कमर्शियल लॉन्च के मामले में कितना सक्षम है। चांद के बाद मंगल की बारी आई। मंगलयान यानी MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसकी कहानी भी तो लाजवाब है। MOM, हाँ, नवंबर 2013 में PSLV से लॉन्च हुआ और सितंबर 2014 में मंगल की ऑर्बिट में पहुंच गया। ये सच में असाधारण था। क्यों? क्योंकि भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना और एशिया का भी पहले ही प्रयास में। जी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए था या कोई और रणनीति थी? हाँ, ये सवाल आता है, खासकर जब उसकी कम लागत की बात होती है। स्रोत बताते हैं कि MOM का पहला मकसद तो यही था कि इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए और उसे टेस्ट किया जाए। मंगल का वैज्ञानिक अध्ययन दूसरा मकसद था और ये सब किया गया बहुत ही कम लागत में, करीब 450 करोड़ रुपए, मतलब उस समय के हिसाब से $74 मिलियन। हॉलीवुड फिल्मों से भी कम। ये फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी किफ़ायती इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। मौजूदा टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके और डिज़ाइन को सिंपल रखकर लागत कम की गई। दुनिया को दिखाया कि बड़े अंतरिक्ष मिशन कम बजट में भी हो सकते हैं। मंगलयान के बाद फिर से चांद पर नजर गई चंद्रयान 2 2019 में। इस बार ताकतवर LVM-3 से लॉन्च हुआ। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम, रोवर, प्रज्ञान सब थे, लेकिन लैंडिंग वो सफल नहीं हो पाई थी। हाँ, लैंडिंग के आखिरी पलों में संपर्क टूट गया और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। लेकिन इसे पूरी तरह असफल कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्बिटर आज भी चांद की कक्षा में बढ़िया काम कर रहा है, बहुत कीमती डेटा भेज रहा है। उसने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की है और सबसे बड़ी बात, उस लैंडिंग के प्रयास से जो अनुभव और डेटा मिला, उसी ने चंद्रयान 3 की सफलता की नींव रखी। और चंद्रयान 3 उसने तो कमाल कर दिया। अगस्त 2023 में विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के पास, और प्रज्ञान रोवर भी चला वहां। जी हाँ, ये ऐतिहासिक पल था। अब भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। दक्षिणी ध्रुव का इलाका इसलिए अहम है क्योंकि वहां हमेशा छाया में रहने वाले गड्ढों में पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है, जो भविष्य के मिशनों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। सही बात। इस लैंडिंग ने हमारी इंजीनियरिंग क्षमता तो दिखाई ही, साथ ही विज्ञान के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। बिल्कुल। अच्छा, इन बड़े मिशनों के अलावा एक और सिस्टम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नैविक। ये क्या चीज है? नैविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, पहले इसे IRNSS कहते थे। ये भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जैसे अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है, वैसे ही अपना GPS? हाँ, लेकिन ये रीजनल है। इसका कवरेज मुख्य रूप से भारत और आसपास के करीब 1500 किलोमीटर के इलाके पर है। इसमें 7 सैटेलाइट्स का एक समूह है। तो इसका फायदा क्या है? GPS तो है ही हमारे पास। देखिए, GPS विदेशी सिस्टम है, उस पर पूरी तरह निर्भर रहना, खासकर जरूरी कामों के लिए, ठीक नहीं है। नैविक हमें पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये? जमीन, हवा, समुंदर में नेविगेशन के लिए, गाड़ियों की ट्रैकिंग, आपदा प्रबंधन में जैसे मछुआरों को चेतावनी देना, सटीक टाइमिंग के लिए, मैपिंग के लिए। ये 2 तरह की सर्विस देता है, एक सबके लिए और एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सर्विस सिर्फ अधिकृत यूजर्स जैसे सेना के लिए। तो देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अहम है। समझ गया। ये तो हुई मिशन और टेक्नोलॉजी की बातें। अब जरा कमर्शियल पहलू और भविष्य की तरफ देखें। आपने NSL का जिक्र किया था, इसरो की कमर्शियल विंग। विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में काफी कामयाब रही है ये। हाँ बिल्कुल, NSL और उससे पहले एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने इसरो की लॉन्च सर्विस, खासकर PSLV को दुनिया भर में बेचा है। वो जो 300 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स की बात हुई, वो इसी का नतीजा है। और इसकी वजह वही है, रिलायबिलिटी और कम लागत। जी, भारत दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम दाम पर लॉन्च करता है, तो छोटे सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां, यूनिवर्सिटीज, विकासशील देश, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है और इससे भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलती है। और अब तो सिर्फ ISRO नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं इस रेस में। वहां क्या चल रहा है? ये पिछले कुछ सालों का बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। सरकार ने 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। आयन स्पेस नाम की एक संस्था भी बनाई गई है जो इन्हें रेगुलेट और प्रमोट करती है। तो इसका नतीजा दिख रहा है? बिल्कुल।
स्पेस टेक स्टार्टअप्स की जैसे बाढ़ आ गई है। 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स है आज। कोई छोटे रॉकेट बना रहा है, कोई सैटेलाइट, कोई ग्राउंड स्टेशन सर्विस दे रहा है, कोई सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस कर रहा है। कोई उदाहरण जो कुछ कर रहे हो? हाँ, कई हैं। जैसे स्काईरूट एरोस्पेस ने नवंबर 2022 में विक्रम एस नाम का भारत का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया। विक्रम ऐसा सुना था। अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में अपना प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया है। वो अपने अग्निबाण रॉकेट की तैयारी में है। ध्रुव स्पेस सैटेलाइट बना रही है। पिक्सल, गैलेक्साई जैसी कंपनियां अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन बना रही हैं। तो ये कंपनियां इसरो के साथ मिलकर काम करेंगी? हाँ, उम्मीद यही है। ये इसरो का बोझ थोड़ा कम करेंगी, इनोवेशन को बढ़ावा देंगी और स्पेस इकोनॉमी में नए मौके बनाएंगी। हालांकि इसमें चुनौतियां भी हैं। क्वालिटी कंट्रोल, सुरक्षा, रेगुलेशन, ये सब देखना होगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? भविष्य कैसा दिख रहा है? कहाँ जा रहा है भारत का स्पेस प्रोग्राम? भविष्य की योजनाएं तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। लगता है भारत अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगले लेवल में जा रहा है। इसरो अब और जटिल और एडवांस्ड साइंटिफिक मिशंस पर फोकस कर रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा चर्चा में तो है गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। लक्ष्य है 2025 के आसपास भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। अपना मानव मिशन, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। बिल्कुल। इसके अलावा शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन की योजना है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 तो हाल ही में लॉन्च हो ही चुका है। वो सूर्य पर नजर रखेगा। आदित्य L1, हाँ। मंगल के लिए भी एक और मिशन मंगलयान 2 की बात चल रही है, जिसमें शायद लैंडर या रोवर भी हो। और जापान के साथ मिलकर लुपेक्स मिशन की भी योजना है, चांद के ध्रुवीय इलाके में पानी की खोज के लिए। और क्या भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा? ऐसी भी बातें सुनी है। जी हाँ, लंबी अवधि की योजनाओं में है। लगभग 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। ये धीरे धीरे बनेगा, मॉड्यूलर होगा। इससे अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और माइक्रोग्रेविटी में प्रयोग करने का मौका मिलेगा। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनका अपना स्पेस स्टेशन है। तो कुल मिलाकर ये सफर साउंडिंग रॉकेट से शुरू होकर खुद के ताकतवर रॉकेट PSLV, LVM-3 बनाने, चांद और मंगल तक पहुंचने, नाविक जैसा सिस्टम बनाने से होते हुए अब मानव मिशन, स्पेस स्टेशन और एक उभरते प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच गया है। मतलब आर्यभट्ट से गगनयान तक। अविश्वसनीय। बिल्कुल।